बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। मैडम महामहिम, दरअसल सीएम मनोहर लाल ने भी द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी उन्हें बधाई दी है। ट्वीट करके हरियाणा के मुख्यमंत्री ने द्रौपदी मुर्मू को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम मनोहर लाल ने द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। ट्वीट करके उन्होंने बधाई दी। राष्ट्रपति बनने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी है। आज द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ग्रहण की। देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी है देश की द्रौपदी मुर्मू। क्या कुछ कहा है मनोहर लाल ने, मुख्यमंत्री ने अपने इस ट्वीट में, हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके द्रौपदी मुर्मू को बधाई दी। भारत की आजादी के अमृत काल में माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने आज देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। आज देश एक नई सामाजिक क्रांति, जनजातीय गौरव और सशक्त, समर्थ, गौरवशाली भारत के लिए लोकतंत्र का साक्षी बना है। अत्यंत शुभकामनाएं द्रौपदी मुर्मू जी को। एक ट्वीट किया है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने और शुभकामनाएं दी हैं भारत की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। उन्होंने कहा, अनंत बधाई एवं शुभकामनाएं। तो आज हमने आपको वो तस्वीरें दिखाई शपथ ग्रहण समारोह की। पल पल की अपडेट हमने आप तक पहुंचाई। सुबह से ही हरियाणा न्यूज पर आप देख रहे थे तस्वीरें, जब द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ग्रहण की। किस तरह से पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उन्होंने मुलाकात की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मिली और उसके बाद शपथ ग्रहण कर देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू। तो द्रौपदी मुर्मू को देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर चीफ जस्टिस एनवी रमना ने शपथ दिलाई। वो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। सुबह 10:15 बजे द्रौपदी मुर्मू ने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की शपथ ली। उन्होंने 21 तोपों की सलामी दी। उन्हें दी गई 21 तोपों की सलामी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उनका स्वागत किया और इससे पहले वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करने पहुंची थी। शपथ ग्रहण के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने भाषण में जनता का अभिनंदन किया। द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि मैं पहली ऐसी राष्ट्रपति हूं जो आजाद भारत में जन्मी हूं। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने भारतीयों से जो उम्मीदें लगाई थी उन्हें पूरा करने का मैं पूरा प्रयास करूंगी। और ये तस्वीरें, ये अलग अलग तस्वीरें आज के इस भव्य समारोह की, किस तरह से राष्ट्रपिता को नमन करती हुई द्रौपदी मुर्मू नजर आई। उसके बाद उन्होंने मुलाकात की पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से। मुर्मू का स्वागत किया गया और उसके बाद शपथ ग्रहण करने के साथ ही वो देश की 15वीं राष्ट्रपति बन गई हैं। देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू। मैं द्रौपदी मुर्मू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्यपालन करूंगी तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगी और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी।
आपकी आत्मीयता, आपका विश्वास और आपका सहयोग मेरे लिए इस नए दायित्व का निभाने में मेरी बहुत बड़ी ताकत रहेगी। मुझे राष्ट्रपति के रूप में देश ने एक ऐसे महत्वपूर्ण कालखंड में चुना है जब हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज से कुछ दिन बाद ही देश अपनी स्वाधीनता के 75 वर्ष पूरी करेगा। ये भी एक संयोग है कि जब देश अपनी आज़ादी के 50वें वर्ष का पर्व मना रहा था तभी मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई थी। और आज आज़ादी के 75वें वर्ष में मुझे ये नया दायित्व मिला है। मैंने अपनी जीवन यात्रा पूर्वी भारत में ओडिशा के एक छोटे से आदिवासी गांव से शुरू की थी। मैं जिस पृष्ठभूमि से आती हूँ वहाँ मेरे लिए प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करना भी एक सपने जैसा ही था, लेकिन अनेक बाधाओं के बावजूद मेरा संकल्प दृढ़ रहा और मैं कॉलेज जाने वाली अपने गांव की पहली बेटी थी। मैं जनजातीय समाज से हूँ और वार्ड काउंसिलर से लेकर भारत की राष्ट्रपति बनने तक का अवसर मुझे मिला है। ये लोकतंत्र की जननी भारतवर्ष की महानता है। ये हमारे लोकतंत्र की ही शक्ति है कि उसमें एक गरीब घर के पैदा होने बेटी, दूर सुदूर आदिवासी क्षेत्र में पैदा हुई बेटी भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंच सकती है। राष्ट्रपति के पद पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, ये भारत की प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। मेरा निर्वाचन इस बात का सबूत है कि भारत में गरीब सपने भी देख सकता है और उन्हें पूरा भी कर सकता है। और ये मेरे लिए बहुत संतोष की बात है कि जो सदियों से वंचित रहे, जो जीवन विकास के लाभ से दूर रहे, वे गरीब, दलित, पिछड़े तथा आदिवासी मुझे ये अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। और देखिए, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे करा दूं। मेरे साथ प्रोफेसर विधु रावल जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी जुड़ गए हैं। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमित तिवारी भी जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। विधु रावल जी, सबसे पहले आपका ही रिएक्शन लेना चाहूंगी। अब देश जो है वो अमृत महोत्सव मना रहा है और ऐसे समय में देश ने एक ऐसे राष्ट्रपति को चुना है जिसने अपने संघर्ष भरे जीवन में इसकी कभी कल्पना ही नहीं की थी। रावल साहब, भारत के लोकतंत्र की जड़ें कितनी मजबूत हैं, ये इस बात को दर्शाता है। जी। ये दर्शाता है कि किस प्रकार से भारत का लोकतंत्र, भारत की राजनीति जो है एक नई करवट ले चुकी है, किस प्रकार से एक नया सवेरा हो चुका है हमारे राजनीतिक क्षेत्र में, ये उसका एक परिचायक है। किस प्रकार से गरीब, वंचित और पिछड़े समाज में पैदा होकर भी लोग जो हैं आज अपनी योग्यता के आधार पर, अपने संघर्ष के आधार पर देश के सर्वोच्च पद पर पहुंच सकते हैं, ये सारी दुनिया ने आज देखा है। और इसीलिए आज जो है सारी दुनिया भारत को बारंबार प्रणाम कर रही है कि किस प्रकार से एक वाटरशेड मूवमेंट है ये हमारी हिस्ट्री में। देश की ऐसी पहली राष्ट्रपति हैं जो कि आदिवासी समाज में पैदा हुई हैं, पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जो आजाद भारत में पैदा हुई हैं। झारखंड की जब राज्यपाल बनी थी तो पहली ऐसी आदिवासी थी जो राज्यपाल बनी थी। जब अपने गांव से बाहर गई तो अपने गांव की पहली व्यक्ति थी जो कॉलेज में गई थी। तो आज जब हमने देखा कि वार्ड काउंसलर से उठकर आज राष्ट्रपति तक का सफर उन्होंने तय किया है अपने संघर्ष के नाते, तो ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट है उस मानसिकता का कि भारत के अंदर केवल कुछ राजघराने ही भारत पर राज करते हैं, कुछ इस प्रकार की वंशवादी परंपराएं जो चलती हैं, आज उससे इतर एक नई शुरुआत हुई है। और सारी दुनिया ने इसको देखकर भारत को बारंबार जो है प्रणाम किया है, भारत को नमन कर रही है सारी दुनिया।
हमने देखा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का कितना शानदार एक टेन्योर रहा। उनको भी विदाई पर बहुत बहुत बधाई, उनको शुभकामनाएं। उनके रहने से भारत गौरवान्वित रहा और उन्होंने अद्वितीय कार्य किए। और आज जब नया सवेरा हुआ है द्रौपदी मुर्मू जी के रूप में हमने देखा है, तो ये वास्तव में जो है भारत के जन जन को प्रफुल्लित करने वाला है, जन जन के मन मन को प्रफुल्लित करने वाला है। ठीक है रावल साहब। गर्ग साहब, आपसे मैं रिएक्शन भी लेना चाहूंगी, आपका ओपनिंग कमेंट लेना चाहूंगी। साथ ही जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जिस तरह से चुनी गई हैं, आज पूरा देश खुश है। आदिवासी तबका जिसने कभी सोचा नहीं था कि उनकी जाति से आने वाली कोई महिला देश के सर्वोच्च पद पर बैठ सकती है। कांग्रेस भी अगर खुलकर समर्थन करती तो कितना अच्छा होता। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से महामहिम देश की राष्ट्रपति द्रौपदी आज जो शपथ ग्रहण ली है, शपथ लिया है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और जहां तक राष्ट्रपति का सवाल है, राष्ट्रपति किसी पार्टी का नहीं होता, राष्ट्रपति पूरे देश का होता है और उनके कंधे पर पूरा देश का बोझ भी है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं उम्मीद भी करता हूं कि अपनी द्रौपदी जी जो राष्ट्रपति बनी है वो राष्ट्र जनता के इतना अच्छा कार्य करेगी और देश को ऊंचा उठाने के लिए अपना पूरा योगदान, पूरा सहयोग राष्ट्रपति जी देगी, या मैं उम्मीद करता हूँ। बिल्कुल, और मैं भी यही कह रही हूँ कि किसी एक दल का नहीं होता, पूरे देश का होता है। तभी कह रही हूँ सर कि अगर कांग्रेस भी खुलकर समर्थन करती तो और भी बेहतर होता ना। देखिए, जहाँ समर्थन का सवाल है, समर्थन में तो कोई दिक्कत थी नहीं, मगर भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा समझा नहीं कि हम किसी का नाम दे। अगर वो नाम पहले दे देते कि हम द्रौपदी जी खड़ा कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ सहमति बन जाती। उन्होंने समर्थन तो मांगा, समर्थन मांगा भी, हम राष्ट्रपति या चुनाव उसमें हमें समर्थन दीजिए। लेकिन जब तक कैंडिडेट का नाम ही नहीं बताए समर्थन किसको दे? मेन बात तो ये है, समर्थन उसी को देगा, कोई व्यक्तिगत नाम तो आए। जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो ममता बनर्जी ने एक मीटिंग की थी दिल्ली के अंदर, सब विपक्षी नेताओं को बुलाया, सब दलों को बुलाया, उसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल हुई थी। उसमें ये जिक्र आया था भी अगर भारतीय जनता पार्टी भले ही समर्थन नहीं दिया, गर्ग साहब भले ही समर्थन नहीं दिया, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि आप खुश हैं, आपकी पार्टी खुश है। ये जो जिस पद पर द्रौपदी मुर्मू बैठी हैं, आसीन हुई हैं, आप खुशी जाहिर कर रहे हैं। और कितना बदलाव की आप उम्मीद करते हैं गर्ग साहब? देखिए, वाकई खुशी की बात है, कोई देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी, ये अच्छी बात है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, राष्ट्रपति पूरे देश का, हमारे लिए भी राष्ट्रपति है। गर्ग साहब, देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है देश, ये उदाहरण है। देखिए, देश बदल तो नहीं रहा, देश को बदलने की जरूरत है, देश को आगे लाने की जरूरत है। आज देश आगे की बजाय देश पीछे जा रहा है। गर्ग साहब, ये एक उदाहरण नहीं है? एक ऐसे तबके से आने वाली महिला, एक आदिवासी महिला जिसने कभी कल्पना नहीं की थी, जिनकी आप प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण करना ही बहुत बड़ी बात होती थी, आज वो राष्ट्रपति पद पर आसीन है। ये बड़ी बात नहीं है? क्या देश बदल नहीं रहा है? ये बड़ी बात, ये अच्छी बात है। तो आगे नहीं बढ़ रहा क्या देश सर? नहीं, ये फर्क है। मैंने आगे की बात आज की मैं कह रहा हूँ, आपने पूछा देश आगे बढ़ रहा है क्या? राष्ट्रपति इस पद तो इसीलिए आज ही ज्वाइन किया उन्होंने, आगे वो कार्यकाल आएगा। मैं पिछली कार्यकाल की बात कर रहा हूँ। जी, आपने कहा भी देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। देश कहाँ आगे बढ़ रहा है? नहीं सर, देश तो महंगाई में आगे बढ़ रहा है, बेरोजगारी में। चलिए एक मिनट भी बोलने दी प्लीज। आपने कहा देश तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा। आज भी भाई साहब महंगाई और बेरोजगारी, कांग्रेस की बेरोजगारी का आज भी यहाँ पर भी रोना रोएंगे। गर्ग साहब, ये कांग्रेस की बेरोजगारी का यहाँ पर भी रोना रोएंगे। क्यों नहीं रोएंगे? महंगाई को नहीं रोएंगे, आप बेरोजगार तो जनता ने कर रखा है आपको। जनता आपको रोजगार नहीं देने वाली है। जनता ने आपको घर में बिठाया है। बोलने दीजिए गर्ग साहब को। ठीक है, मैं अपने समय में बोलूंगा, आप भी अपने समय में बोलिएगा। गर्ग साहब जी, गर्ग साहब,
ठीक है। देखिए, मैं कह रहा, आपने एक सवाल किया क्या देश आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़ने का मतलब होता है देश तरक्की करना। देश तरक्की कैसे करेगा जब लोगों सर को ये भी तो एक रोजगार मिलेगा। तरक्की ही है गर्ग साहब, नहीं, ये भी ठीक तो है। तरक्की है। राष्ट्रपति का चयन का हमने स्वागत किया, अच्छी बात है। हमारी राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री हमारे देश का हमारा प्रधानमंत्री है, हरियाणा का मुख्यमंत्री कोई भी हो, सभा पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उसको हम एग्री करते, कोई रो रहा है। बहुत अच्छी मगर बात है सर। जहाँ देश की तरक्की की बात है उसमें सभी का योगदान होना चाहिए। आप देखिए, सबसे पहले होते रोटी, कपड़ा और मकान, रोजगार। आप तरक्की किसको कहते हो? जो आदमी अन्न खाने के लिए अन्न नहीं हो, भूखा सोए, या कपड़े रखने कपड़ा ना हो, या रोजगार ना मिले। ये कई चीजें ऐसी है। एक जो हमारे राष्ट्रपति जी आए, हमें उम्मीद भी है। उन्होंने जिस प्रकार भाषण में कहा है, मैं जनता के हित के लिए कार्य करूंगी और देश की उन्नति के लिए कार्य करूंगी, अच्छी बात है। जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के साथ अच्छा काम करेगी, उसका समर्थन करेंगे, ठीक है सर। सहयोग करेंगे। और ठीक है। राष्ट्रपति जी तो भाई न्यूट्रल राष्ट्रपति तो सबका ही है, उनमें कहने की क्योंकि राष्ट्रपति ठीक के है। साथ तो कांग्रेस पार्टी 24 घंटे खड़ी ठीक है गर्ग साहब। अमित, क्योंकि एक ऐसी जगह से उठकर आई हैं, गरीबी को समझ रही हैं, जानती हैं कि भूख क्या होती है, जानती हैं कि जब पढ़ने को नहीं मिलता तो कैसा महसूस होता है। क्या लगता है इन सब बातों को जब महसूस किया है उन्होंने, इन बातों को समझा है, इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा? क्योंकि हालांकि खुद द्रौपदी मुर्मू अपने भाषण में कहती नजर आई कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है, युवाओं को आगे बढ़ाना है, सशक्त हो भारत, यही कोशिश रहेगी। बिल्कुल सृष्टि, सबसे बड़ी बात है कि द्रौपदी मुर्मू का जो निर्वाचन है वो अपने आप में ही एक बड़ी बात है। और सबसे एक अहम बात यह भी है कि जल, जंगल और जनजाति के विकास को समर्पित होकर उन्होंने पहले भी कार्य किया है और अब वे राष्ट्रपति भवन में इसकी निश्चित रूप से जो तमाम जो मुद्दे उन्होंने अपने पहले संबोधन में उठाए, उन मुद्दों, वो गंभीर चिंतन के मुद्दे हैं और गरीब के कल्याण के लिए मुद्दे हैं, पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे हैं, देश के लिए एक विजन जो 25 साल की उन्होंने बात कही, उसके साथ साथ जो सभी के जो प्रयास और सामूहिक प्रयासों के साथ साथ सामूहिक कर्तव्य की बात उन्होंने कही। तमाम उन्होंने अपना जो एक तरह से जो दृष्टिकोण है वो राष्ट्र के सामने रखा कि और आगे अमित, क्या यहाँ कुछ पर किया उन्होंने जाना एक है। और मैसेज कन्वे किया, उन्होंने कहा कि मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, हर गरीब की उपलब्धि है। जी, निश्चित रूप से यह एक लोकतंत्र की, भारतीय लोकतंत्र की एक खूबसूरती का उन्होंने एक प्रमाण उदाहरण अपने आप में अपने संबोधन में रखा कि देश का एक गरीब आदमी जो है वो अपने सपने देखता है और उन्हें साकार भी कर सकता है। यह लोकतंत्र की खूबसूरती है। और साथ साथ उन्होंने तमाम जो अपनी संघर्ष गाथा को भी साझा किया। मैं अभी प्रोफेसर बिदु रावल को सुन रहा था, जैसा कि मैंने भी पहले चर्चा की थी सुबह से इस बात को लेकर कि पहली नागरिक जो आज राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू आई हैं, उनके साथ पहला काफी ऐसा एक जुड़ा हुआ है। पहली जैसे वो राष्ट्रपति आदिवासी के रूप में बनी, पहली आजाद भारत की राष्ट्रपति बनी, तो तमाम ऐसे पहले जिनसे साथ जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से वे देश के लिए, देश के गरीब के कल्याण के लिए, महिला उत्थान के लिए, आदिवासी कल्याण के लिए और तमाम दूसरी चीजों में वे पहल कदमी करेंगी, ऐसी एक उम्मीद राष्ट्र के सामने उन्होंने अपनी इच्छा भी रखी है और राष्ट्र भी उनसे यही उम्मीद करता है। आज का दिन किसी प्रकार के मुद्दों को लेकर शोक मनाने का तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ। निश्चित रूप से आज का दिन जो है वो प्रत्येक भारतीय के लिए उत्सव मनाने का जरूर है। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और ऐसे में देश के राष्ट्रपति के रूप में एक आदिवासी समाज की महिला आगे आई। और एक और अहम बात है यहाँ, मैं अभी जो अमित शाह गृह मंत्री हैं उनका जो देख रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया में उनका एक आर्टिकल छपा हुआ है, फर्स्ट सिटीजन एंड 9% जो जनजातियों के लिए उन्होंने बात लिखी है अपनी। हाँ। उसका हेडिंग किया था और उसमें तमाम जो बातें लिखी गई हैं वो देश के विकास के लिए जनजाति एक किस प्रकार से उसको आगे लाना है, तमाम उस पर चिंतन भी किया गया। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासन में की बात भी करें तो वहां से निकलकर एक बात आई कि जनजाति मंत्रालय की स्थापना भी देश के संविधान में संशोधन करने के बाद की गई थी। हाँ। तो यह भी निश्चित रूप से एक
पहलकदमी थी और आज भी जो मुर्मू जी के रूप में एक नई जो पहल आदिवासी महिला को आगे लाना, यह बड़ी पहल है। देखने वाली बात होगी जो उन्होंने तमाम जो मुद्दों पर चिंतन किया है, हाँ। उन पर देश की सरकार और देश का विपक्ष उस पर कितनी सकारात्मक भूमिका निभाते हुए उन तमाम चिंतन को, उन तमाम मुद्दों को आगे बढ़ाता है, यह देखने वाली बात होगी। जी सृष्टि। ठीक है रावल साहब, जिन मुद्दों का जिक्र खुद द्रौपदी मुर्मू ने किया, अब बारी सरकार की है उन मुद्दों पर और फोकस करना, आगे बढ़ाना। निश्चित तौर पर हमने जिस प्रकार से पर्यावरण को लेकर एक नई दृष्टि रखी है, जैसे कोपेनहेगन का जो समिट हुआ था 2008 में, उसमें किस प्रकार से भारत जो है, भारत की पक्ष भी ढंग से नहीं सुना गया था और भारत के साथ जातियां भी हुई थी बहुत सारी। लेकिन जो अगला पेरिस एग्रीमेंट था 2015 वाला, उसमें भारत ने पुरजोर तरीके से अपनी बात रखी थी और उन्होंने कहा था कि सभी देशों को पर्यावरण को लेकर अपने एक भूमिका निभानी पड़ेगी। और ग्लास्को तक आते आते, जो पिछले साल ग्लास्को में जो समिट हुआ था 2022 में, वहां पर तो भारत एक लीडर के तौर पर जो है प्रस्तुत हुआ। सारी दुनिया को हमने पर्यावरण के विषयों पर हमने लीड किया, चाहे कार्बन विसर्जन की बात हो, चाहे अन्य अन्य विषयों पर। हमने ये कहा कि किस प्रकार से धरती को मां मानकर हम लोग जो है अपने जीवन को, सभी जीवों को बराबर सम्मान देते हुए किस प्रकार जी सकते हैं, ये बात है। लेकिन एक जो बड़ी गलती अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में देखूं सृष्टि जी, तो ये हुई कि जिस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव और गरीब में बसती है, हाँ। इसी बात को आचार्य अरबिंदो जी ने कहा था, इसी बात को महात्मा गांधी जी ने कहा था। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी हुई कि सत्ता पर जो देश की आजादी के बाद जो लोग काबिज हो गए, उन्होंने इस बात को नहीं सोचा, उनकी दृष्टि कुछ और बन गई। उन्हें लगा कि दिल्ली, बंबई, कलकत्ता और मद्रास की लंबी लंबी अट्टालिकाओं में, ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं में जो उनके नीचे रहने वाले लोग हैं, वो असली भारत है और केवल उनका विकास कर दिया तो भारत का विकास हो गया। लेकिन भारत का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक भारत के सबसे ज्यादा पिछड़े हुए इलाके का, गांव का और गरीब का विकास नहीं हो सकता। इसी प्रकार 1978 में यूनाइटेड नेशंस में विदेश मंत्री के रूप में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भाषण दिया था, उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी कि अगर भारत को समझना है तो भारत की नजर से समझना पड़ेगा। जो लोग 6 लाख वर्ष पुराने भारत की संस्कृति को, जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया की पुस्तकें छापने लगे 1950 में, वो लोग नहीं समझते थे भारत को। और मुझे लगता है कि सही मायने में आजादी के असली उत्सव जो है हम अब मनाने लगे हैं और असल में जो है ये देश की सशक्त भारत की एक नींव रखी जा चुकी है। ठीक है, बिल्कुल। जब तक निचले से निचले तबके का विकास नहीं होगा तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता। गर्ग साहब, एक फाइनल कमेंट। ये जो असली भारत है गांवों में बसता है और देश और प्रदेश हमारा कृषि उपज प्रदेश है। इन दोनों चीजों पर हमें फोकस करना होगा ताकि आम जनता तक ये संदेश जाए, गांव में जितना ज्यादा विकास कार्य होगा और जितनी हमारा कृषि के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे उतना ही हमारा देश तरक्की करेगा। तीसरी बात है व्यापार में उद्योग। व्यापार में उद्योग जो है वो क्या आर्थिक दृष्टि को मजबूत करते हैं। व्यापार में उद्योग बढ़ेगा, करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा, देश में पैसा आएगा और बेरोजगारों को, करोड़ों लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। 3 चीजें जो है जो रावल साहब ने कही है, मैं उसकी बात का भी समर्थन करता हूँ। इनको साथ जोड़ने की जरूरत है, इन पे फोकस करने की जरूरत है ताकि हमारा देश तरक्की करे। हम यही चाहते हैं जो हमारे द्रौपदी जी नई राष्ट्रपति बनी है वो इसकी तरफ ज्यादा फोकस करे और केंद्र सरकार से तालमेल उनका अच्छा है ही, कहने की बात नहीं है, उनसे अच्छा। चलिए, बदलाव होते रहने चाहिए, विकास की ओर देश को बढ़ते रहना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका रावल साहब, गर्ग साहब और अमित तिवारी जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।